Hello guys, welcoming you all to our beautiful channel Aristotle Biology Classes. So जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा प्रीवियस चैप्टर दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ प्लांट किंगडम क्लास 11th की बायोलॉजी का. ओके सो हाँ, एक चीज़ और आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, चेकआउट कीजिएगा. और वो वीडियो को अगर आपको साउंड क्वालिटी कम लगती है तो आप बेटर ईयरफोन्स लगा के उसे देखें, क्योंकि साउंड क्वालिटी थोड़ी सी कम हो गई थी और मैं चेक नहीं कर पाई थी उस वक्त. बट आई होप ये आगे नहीं होगा. ओके सो आई विल ट्राई माई बेस्ट. ठीक है, तो अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में. कितने तरीके के किंगडम्स होते हैं? 5 तरीके के: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया. ठीक है, अब हमने उन तीनों क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया था, उन तीनों का, प्लांट का मोनेरा का, प्रोटिस्टा का मोनेरा का, प्रोटिस्टा का एंड मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई का. अब हमारे पास बचा था प्लांट का और हमारे पास बचा था एनिमल्स का. तो आज हम करेंगे प्लांट का. अब देखिए, इन सब लिखा है इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटैकर. किसने किया था? R.H. विटैकर इन ईयर 1969. याद रखनी है ये चीज़. वेयर इन ही सजेस्टेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन: मोनेरा, Protista, fungi, animalia and plantae. Got my point? Okay. In this chapter, we will deal in details with the further classification within kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? प्लांट किंगडम के बारे में. अब देखिए, we must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. Fungi and members of Monera, Protista, having cell wall, now been excluded from Plantae. पहले क्या किया था? सबको इकट्ठे ज्वाइन करके रख दिया था, है ना. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो प्लांट किंगडम को बिलोंग नहीं करते थे, बट उन्होंने जस्ट बिकॉज ऑफ सेल वॉल उनको प्लांट में रख दिया था. बट उनके सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वगैरह सब बहुत डिफरेंट थे. बट अब यहाँ पे एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन मिल गया है, जिसके कारण हम एक अच्छा सा एक किंगडम बना पाए हैं, जिसमें हम चीज़ों को प्रॉपर उनके अलग अलग फीचर्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं. ओके, सो वी मस्ट स्ट्रेस हियर अबाउट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम. फंजाई and the members of Monera and Protista having cell walls have now been excluded from Plantae, though earlier classification placed them in same kingdom. So the cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore. Algae नहीं है वो. In this chapter, we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, angiosperm and the plantae. हम क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, angiosperm, plantae को gymnosperm, angiosperm, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गी को हम प्लांटी किंगडम के अंदर पढ़ेंगे. ओके, सो लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड some of the concern that influence the classification system. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number, shape of leaves. यानी जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे जो एरिस्टोटल थे और लिनियस थे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था. बट अब आगे जो क्लासिफिकेशन हुआ है प्लांट का भी, स्पेशली जो प्लांट किंगडम है उस किंगडम के अंदर भी जो क्लासीफाई की गई हैं चीज़ों को, उन चीज़ों को भी कैसे क्लासीफाई किया गया है? ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे उनके हैबिट, उनका कलर, उनका नंबर और उनकी लीव्स की शेप. ठीक है, जो क्या हुए, ये एक प्रॉपर मॉर्फोलॉजिकल यानी बाहरी कैरेक्टर्स हुए जो हमें सुपरफिशियली दिख रहे हैं. उनके बेसिस पे
प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया है, प्लांट किंगडम में फर्दर डिवीजन हुआ है। दे वर बेस्ड ऑन मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर्स, यानी वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करते थे, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या हैं उनके, कि उनका रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है या वो डिवाइड कैसे हो रहे हैं। दूसरी चीज़ एंड्रोशियम मीन्स एंड्रोशियम इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स, ठीक है। जैसे सिस्टम गिवन बाय लिनियस, हाँ ये सिस्टम लिनियस ने प्रोवाइड किया था। सिस्टम सच एज आर्टिफिशियल such system were artificial. They separated the closely related species since they were based on few characteristics. यानी ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस थे, इसीलिए ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को सेपरेट करते थे। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस थे और ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को सेपरेट करते थे। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल कैरेक्टर्स, यानी जो आर्टिफिशियल सिस्टम था जैसे ये वाला सिस्टम, ये इक्वल वेटेज देता था वेजिटेटिव और सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. As against this, national classification system developed. अब क्या हुआ कि हमें पता चला कि जो वेजिटेटिव क्लासिफिकेशन है वो उतना मतलब वो स्टेबल नहीं है, ओके, वो इजीली नेचर से अफेक्ट हो रहा है। सो नेचर से अफेक्ट हो रहा है, तो हमने क्या किया, एक मोर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया, ओके। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया which were based on natural affinities among the organisms and consider not only the external features but also internal features। यानी जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था उसने क्या किया कि बहुत सारी मतलब सिर्फ एक्सटर्नल फीचर नहीं, उसने इंटरनल फीचर्स को भी इम्पोर्टेंस दी और उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। Such a classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. Bentham and Hooker. Basically अगर आप इतना भी याद रख लेंगे तो भी काफ़ी है, बट अच्छी बात है अगर आप याद रख पाते हैं तो, ठीक है। इनने क्या किया, जैसे वहाँ पे आपने याद किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, फाइलोजेनिक और सेल स्ट्रक्चर, ये सब जो बेसिस आपने याद किए थे कि किन किन बेसिस पे किंगडम्स को क्लासीफाई किया गया है, वैसे ही यहाँ पे जो पर्टिकुलर प्लांट किंगडम है उस प्लांट किंगडम में भी इन सभी फीचर्स के अंडर चीज़ों को या ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है। और ये किया किसने था, जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन हुकर ने। क्यों किया गया था, क्योंकि जो आर्टिफिशियल मेथड था वो एप्रोप्रिएट स्टडी नहीं प्रोवाइड कर रहा था, इसीलिए नेचुरल मेथड को यूज़ किया। अब एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। यानी आज के टाइम में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो कि शो करता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म से बना है बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेबल। आज के टाइम पे ये एक्सेप्टेबल है। दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। यानी जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा से बिलोंग करते हैं उनके कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे। गॉट इट?
Let me highlight this. Same taxa have common ancestor. ठीक है. We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. These becomes more important when there is no supporting fossil evidence. अब ये मतलब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अलावा और भी क्लासिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ी. क्यों? क्योंकि कई बार हमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं मिल पा रहा है, तो हमें उनका जो एंसेस्टर्स हैं वो हम कैसे पता करें, या उनका कुछ रिलेशन है ये कैसे पता करें. तो बहुत सारे अलग अलग तरीके उन्होंने अपनाए. ओके, सो हियर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज़ now easily carried out using a computer is based on all observable characteristics. Numbers and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. In this way, each character is given equal importance at the same time. Hundreds of the characters can be considered. Numerical taxonomy. Numerical taxonomy में क्या बताया? हर ऑर्गेनिज्म को उनका कोड दिया, उनका नेम दिया, नंबर दिया, जिसके बेसिस पे उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टडी की गई. उन डाटा को कंप्यूटराइज्ड किया गया. उस कंप्यूटराइज्ड डाटा से जब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तब वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी निकल के आ गई, तो आप एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाती है और एक शॉर्ट पिक उसमें रिकैप है. ठीक है, तो ये हुआ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. उसके बाद साइटोटेक्सोनॉमी. साइटोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन. Cytological information like chromosome number, structure, behavior, and chemotaxonomy that use chemical constituent. Plant resolve confusions are also used in taxonomies these days. यानी हमने कितने तरीके की क्लासिफिकेशन की? आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, न्यूमेरिकल, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी. साइटोटैक्सोनॉमी में क्या है? सेल का स्ट्रक्चर, ओके, क्रोमोसोम नंबर, ये सारी डिटेल्स, उनका बिहेवियर. कीमोटैक्सोनॉमी में क्या है? उनका केमिकल कंस्टिट्यूएंट कैसा है, ये सारी चीज़ें. और ये सारी चीज़ें अब जब आप कंसिडर करते हैं तो आपको एक बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है. अब हम देखते हैं एल्गी को. ओके, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. कैसे बताए हैं? क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक, लार्जली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर एंड मराइन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए. सीक्वेंस में एक्चुअली ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, उसका क्या हैबिटेट है, वो कैसे रहता है, वो कैसा दिखता है एंड ऑल ये चीज़ें. क्योंकि जब आप फर्दर अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो ये इंपॉर्टेंट रहता है. दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, यानी अलग अलग हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स, वुड्स. इनमें से कुछ एसोसिएशन में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाते हैं, जैसे फंगाई के साथ लाइकन और एनिमल्स के साथ जैसे स्लॉथ बियर पे एल्गी प्रेजेंट होती है, तो वो एक तरीके का एसोसिएशन है. ठीक है, तो एल्गी ने फंगाई के साथ लाइकन बनाया और एनिमल्स के साथ भी एक एसोसिएशन बनाया, जिससे जो स्लॉथ बियर पे प्रेजेंट होती है एल्गी. ओके, द फॉर्म एग्जाम्पल को अपन मार्क कर लेते हैं. फंगी लाइकन एंड एनिमल्स ऑन स्लॉथ बियर एसोसिएशन. द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल. उसका फॉर्म, वो कैसा दिखता है, उसका साइज हाईली वेरिएबल है, यानी वो भिन्न भिन्न तरीके का, भिन्न भिन्न प्रकार का अवेलेबल होता है. ओके, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक volvox and filamentous form like Eulothrix and Spirogyra. volvox कैसा है? कॉलोनियल. और filamentous कौन सा है? Eulothrix and Spirogyra. ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट MCQ में. ठीक है, इवन स्कूल्स में भी, इवन आपके नीट एग्जाम्स में भी. ठीक है, तो याद रखना है. कुछ मराइन फॉर्म होते हैं जैसे कैल्प. ये मैसिव प्लांट बॉडीज
फॉर्म करते हैं, ठीक है। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देखो उसका क्या है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, ठीक है। जो फ्रेगमेंट जब डेवलप होता है उस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया थैलस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is by the production of different types of spores, most common being zoospores। कौन सा, zoospores। ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, जर्मिनेशन पे एक नए प्लांट को पैदा करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में zoospores मोस्ट कॉमन है, ये स्पोर फॉर्मेशन कराते हैं, जर्मिनेशन से न्यू प्लांट आता है, ठीक है। अब उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आ रही है वहाँ पे टू गैमेट्स का फ्यूजन होगा ही होगा, ओके। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, कैसे हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड। देखो एक चीज़ और, ये जो जूस्पोर्स होते हैं ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। अब फ्लैजिला होगा तो वो मूव कर पाएंगे, है ना, तो मोटाइल हुए और ये जर्मिनेशन पे नए प्लांट को राइज देते हैं। अब उसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें टू गैमीट्स फ्यूज होते हैं, गैमीट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं, सिमिलर इन साइज हुए तो वो यूलोथ्रिक्स के होंगे, और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल होंगे और सिमिलर इन साइज होंगे तो स्पाइरोगायरा के होंगे, ठीक है। ये चीज़ें जो भी यहाँ पे लिखी है ना, यहाँ पे साइड में जितनी भी जगह है यहाँ पे लिख लिया करो। कैसे लिखोगे, तुम लोगों को तो लिखते भी नहीं आता होगा क्योंकि तुम बुक खोल के ही नहीं देखते हो, तो पढ़ाई कहाँ से करोगे, तो पढ़ाई की टेक्निक कहाँ से पता होगी, तो इसलिए मैं बता रही हूँ वैसा करना, ओके। अब देखो यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। यूलोथ्रिक्स किसका एग्जाम्पल है, सिमिलर साइज फ्लैजिलेटेड, लिख दो। रिविजन के काम में आते हैं। स्पाइरोगायरा का कैसे बताया, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल सिमिलर इन साइज, स्पाइरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड। अब भाई सीधी सी बात है, फ्लैजिला नहीं होगा तो मूव कैसे करेगा, उसके पास हाथ पैर ही नहीं है तो वो कहाँ से मूव करेगा, एक ही जगह पे बैठा रहेगा। तुम्हारे पास हाथ पैर है इसलिए तुम हाथ पर चलाते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, याशिया करते रहते हो, पढ़ना लिखना है नहीं। अब इनके पास बेचारे के पास हाथ पैर नहीं है तो ये बैठे रहते हैं, ठीक है, शांति से। अब देखो स्पाइरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। अब ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, आइसोगैमस के, ऐसे मार्क कर लिया करो, ठीक है। तो इससे क्या रहता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं याद करने के लिए। अब फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर साइज टू गैमेट्स एंड आइसोगैमस, जिससे यूडोरीना, क्या नाम है, यूडोरीना, इसका भी एग्जाम्पल लिखेंगे अपन। ये कैसा है, डिसिमिलर टू गैमीट्स, डिसिमिलर इन साइज, ठीक है, ये हो गया। इनको हम क्या बोलते हैं, एन आइसोगैमस, ठीक है, लिख लोगे, अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज कॉल्ड oogamous। अब देखो यहाँ पे एक नई टर्म आई, लार्ज
नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, इसे हम ऊगैम्स कहते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में होता है। इसको भी हम लिख लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये कौन सा होता है? मेल, स्मॉल मोटाइल फीमेल, लार्ज नॉन मोटाइल गैमस। ठीक है, अब ये चीज़ें याद रखना, ऊगैमस, आइसोगैमस और एनाइसोगैमस, ये चीज़ें क्या क्या याद रखोगे? ऊगैमस, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस, सबके एग्जाम्पल्स याद रखोगे। ऊगैमस के एग्जाम्पल अपन ने नहीं लिखे हैं, वो लिख लेते हैं, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ठीक है, एग्जाम्पल भी याद रखना है इनके। अब देखो, यहाँ पे आप ये प्लांट देख रहे हो या एल्गी देख रहे हो, आई मीन देखो यहाँ पे डॉटर कॉलोनीज फॉर्म हो रही है, ये पेरेंट कॉलोनी है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं एल्गी के, अलग अलग तरीके के, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल दे रखे हैं, ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल दे रखे हैं, रेड एल्गी के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिनके एग्जाम्पल आप लोगों को याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम्स भी याद रख लेना। कई बार ये डायग्राम डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं और पूछते हैं ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें याद रखना। Algae are useful to man in variety of ways. At least a half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis. अब एल्गी प्लांट है तो नो डाउट फोटोसिंथेसिस तो कराएगा ही। अब फोटोसिंथेसिस कराएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी होगा, यानी वो ऑक्सीजन भी रिलीज़ करेंगे और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एल्गी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का। ठीक है, और ये हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं अर्थ पे। एल्गी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इंक्रीज लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन in their immediate environment. They are paramount importance as primary producers of energy rich compound, which form basis of the food cycles of all aquatic animals. यानी ये जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में बढ़ा देते हैं और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड का, और जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए एक अच्छा सोर्स होता है फूड साइकिल में। अब उसके बाद मैनी स्पीशीज सच एज पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगैज़म आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मराइन एल्गी। मराइन एल्गी की 70 स्पीशीज में से जो क्या आ गया 70 में से क्या जोड़ें कि 17 हो जाए, तो सॉरी, हाँ, आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। यानी जो लैमिना, पोरफायरिया, सारगैज़म है, ये जो मराइन एल्गी है डिफरेंट टाइप की 70 डिफरेंट कैटेगरीज की, उनमें से ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि हम फूड सोर्स में यूज़ करते हैं, यूज्ड एज फूड। सर्टेन मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। कुछ मराइन ब्राउन और रेड एल्गी हाइड्रोकोलॉइड्स बनाते हैं जिन्हें हम वाटर होल्डिंग सब्सटेंस कहते हैं, जैसे एल्गिन ये ब्राउन एल्गी में होता है और कैराजीन ये रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है। ये कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं अगार बनाने में। अगार एक ऐसा कमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से
मिलता है। ये माइक्रोब्स ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है, या आइसक्रीम और जेलीज की प्रिपरेशन के टाइम पे हम अगार को यूज़ करते हैं। अब उसके बाद क्लोरेला एक यूनिसेल्युलर एल्गी है जो कि रिच इन प्रोटीन होती है और एक गुड फूड सप्लीमेंट है। ये स्पेस शिप पे जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं या जो स्पेसमैन्स होते हैं वो जाते हैं, उनको एक अच्छा फूड सोर्स प्रोवाइड करता है एक छोटे अमाउंट में, ठीक है। अब उसके बाद दे एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे एंड रोडोफाइसे। अब इनके नाम जो दे रखे हैं क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे एंड रोडोफाइसे। अब नाम से देख सकते हो कि जो नाम है वो नाम पिगमेंट के बेसिस पे दे रखा है, क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसे, ठीक है। वैसे ही अब देखते हैं क्लोरोफाइसे कौन है, ग्रीन एल्गी, फियोफाइसे कौन है, ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसे कौन है, रेड एल्गी। All members of chlorophyce are commonly called as green algae. The plant body may be unicellular, colonial और filamentous। कैसी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर, colonial और filamentous। मार्क कर ली इतनी चीज़ें। They are usually grass green due to dominance of pigment of chlorophyll A and B। क्या प्रेजेंट होगा, chlorophyll A और chlorophyll B मेजॉरिटी में प्रेजेंट होगा। दी पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट होगा जहाँ पे ये क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होंगे। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, कैसा हो सकता है, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट और कप शेप, ठीक है। डिस्क की तरह, एक प्लेट की तरह, एक रेटिकुलर शेप की तरह और कप शेप की तरह। उसके बाद स्पाइरल और रिबन शेप की तरह, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरीके का प्रेजेंट होगा। अब मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड्स। इनमें स्टोरेज बॉडीज होती हैं जिन्हें हम पायरेनॉइड्स कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। अब पायरेनॉइड्स ये कंटेन करती है प्रोटीन को, स्टार्च के अलावा जो प्रोटीन होता है प्लांट्स में, वो प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पायरेनॉइड्स में। और पायरेनॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे क्लोरोप्लास्ट में। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, कुछ एल्गी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। Green algae usually have a rigid cell wall made up of an inner layer of cellulose and an outer layer of pectose। outer layer का ही की है, pectose की। inner layer किस चीज़ की है, cellulose की। अब क्या बताया, ग्रीन एल्गी में एक यूजुअली ग्रीन एल्गी में रिजिड सेल वॉल होती है जो 2 लेयर्स की बनी होती है, इनर लेयर सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर पैक्टोज। Vegetative reproduction usually takes place by fragmentation और by formation of different spores। Asexual reproduction कैसा होगा, flagellated zoospores और produced in zoosporangia। flagellated zoospores present होंगे zoosporangia के अंदर। Sexual reproduction कैसा होगा, shows considerable variation in the types of formation of sex cells and it types and formation variation may be isogamous, anisogamous, oogamous। Some commonly found in green algae are Chlamydomonas, Volvox, Heliothrax, Spirogyra, Chara। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। यानी यहाँ पे कितने टाइप के स्पोर्स कितने टाइप के गैमीट्स मिल सकते हैं। आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, oogamous हो सकता है। इनके एग्जाम्पल Chlamydomonas, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड चारा, जो कि पीछे एग्जाम्पल में दे रखी हैं। उनकी फ़ोटोज़ दे रखी है, आप उन फोटोज़ को अच्छे से देख लेना। मैं दोबारा रिमाइंड करा रही हूँ, तो पेपर में आता है, ठीक है। तो उन फोटोज़ को आप अच्छे से देख लेना और घूट के पी जाना, ठीक है। मैं तो कह रही हूँ मैं तो कह रही हूँ कि आप लोगों को NCERT की पूजा करनी चाहिए, NCERT के नाम की माला जप करनी चाहिए दिन रात दिन रात दिन रात। इससे ये रहेगा NCERT आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आप भूलोगे नहीं। अब उसके बाद फियोफाइसे क्या है, ये ब्राउन एल्गी कहलाती है। फियोफाइसे ये प्राइमरीली फाउंड कहाँ होता है, मराइन हैबिटेट में। कहाँ पे,
मराइन हैबिटेट में ये ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं साइज में और उनके फॉर्म में। ये सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस होते हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस से लेकर, मतलब एक्टोकार्पस जैसे इसका एग्जांपल एक्टोकार्पस है कि सिंपल ब्रांच और फिलामेंटस वो एक्टोकार्पस। उसके अलावा ये ब्रांच्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। कैल्प्स के एग्जाम्पल है इसका। कैल्प्स जो है वो ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक्टोकार्पस जो होता है वो ब्रांच्ड फिलामेंटस और सिंपल होता है। जो कैल्प होता है वो ब्रांच होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हाइट भी गेन करता है, तकरीबन 100 मीटर। ठीक है। दे पोजेस क्लोरोफिल ए एंड सी। वहाँ पे क्या था? क्लोरोफिल ए एंड बी। यहाँ पे क्लोरोफिल ए, सी एंड कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स। क्या क्या? ए, क्लोरोफिल सी, और उसके बाद कैरोटीनॉइड्स, उसके बाद ज़ेंथोफिल्स। अब उसके बाद दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। ये ऑलिव ग्रीन से लेकर वेरियस ब्राउन शेड्स तक की डिफरेंट कलर्स में डिवाइडेड होते हैं। और वैसे भी जैसे आपको बताया गया था, जैसे कि कहा था कि ये इनका कलर डिपेंड करता है कि डोमिनेटिंग पिगमेंट कौन सा है। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल पिगमेंट, फ्यूकोज़ैंथिन इज प्रेजेंट इन देम। यानी ज़ेंथोफिल पिगमेंट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितना फ्यूकोज़ैंथिन और ब्राउन शेड कितना आएगा। ज़ेंथोफिल जो पिगमेंट है, कलर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना शेड वेरी करेगा। उसके अलावा इनमें फ्यूकोज़ैंथिन भी प्रेजेंट होता है। फूड इज स्टोर्ड इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरियन और मैनिटॉल। यानी जो फूड है, यहाँ पे जो फूड है वो फूड डिफरेंट फॉर्म्स में, जो फूड है वहाँ पे वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट के, जैसे कि लैमिनेरिया और मैनिटोल, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिया और मैनिटोल। याद रखना। द वेजिटेटिव cells have cellulosic wall usually covered the outside and the gelatinous coating of algin. The protoplast contain, in addition to plastid, a centrally located vacuole and nucleus. The plant body is usually attached to the substratum by a holdfast and a stalk, the stipe, and the leaf like photosynthetic organ, the frond. अब इनने क्या क्या बता दिया देखो। यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो सेल्यूलोसिक सेल वॉल होता है, वो उनमें सेल्यूलोसिक वॉल होती है जो कि आउटसाइड कवर होती है एक जेलेटिनस कोटिंग से, जिसका नाम एल्गिन होता है। अब ये क्या करते हैं, ये मराइन वाटर में रहता है, तो मराइन वाटर से एल्गी की जो बॉडी है वो ख़राब ना हो, इसलिए उसके ऊपर एक जेलेटिन की कोटिंग होती है, वो म्यूकस लाइक कोटिंग होती है, जिससे वो बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहता है और वो फ्लोट करता है फ्रीली। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड, यानी प्रोटोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड भी प्रेजेंट होता है। अब अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है और एक न्यूक्लियस होता है। क्या क्या बताया इसके अंदर? जेलेटिनस कोटिंग रहती है जिसे हम एल्गिन कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट और प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है, उसके अलावा सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है, उसके अलावा न्यूक्लियस होता है। प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच्ड बाय सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट, है ना, एंड अ स्टॉक, द स्टाइप एंड द लीफ ऑफ द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, द फ्रॉन्ड। अब देखो मैं इसको एग्जाम्पल से, डायग्राम से दिखाती हूँ। देखो, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड, ये सारी चीज़ें बता रही है। होल्ड फास्ट, एयर ब्लैडर, फ्रॉन्ड, मिट्रल, स्टाइप, फ्रॉन्ड, तो ये सब होल्ड फास्ट, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, ये जितना दे रखा है, ये होल्ड फास्ट बेस है, ये स्टाइप इन दोनों को जोड़ रही है, ये चीज़ें याद रखना। ओके, the plant body is usually attached to the substratum। ये तो हो गया, इसे मार्क कर लेते हैं। स्टाइप, होल्ड फास्ट और फ्रॉन्ड, ये तीन चीज़ होगी, और स्टॉक। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इनमें क्या है? फ्रॉन्ड। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इनमें क्या है? फ्रॉन्ड। अब इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन होगी, जिससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा।
इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स बनेंगे जो कि पियर शेप के होंगे, और 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। कैसे होंगे? जूस्पोर्स बनेंगे, बाइफ्लैजिलेट यानी 2 फ्लैजिला होंगे, दोनों फ्लैजिला लेटरली अनइक्वली अटैच होंगे और इनकी बॉडी पियर शेप की होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? आइसोगैमस होगा, एनाइसोगैमस होगा, oogamous होगा। यूनियन ऑफ gametes may takes place in water or within the oogonium. The gametes are pyriform, pear-shaped and bear 2 lateral flagella. Common forms of Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sargassum, Fucus. अब कैसे इनमें pear shape का गैमेट होगा, 2 laterally attached flagella प्रेजेंट होंगे और ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद रोडोफाइसे मीन्स व्हाट? रोडोफाइसे आर द मेंबर ऑफ रेड एल्गी, commonly known as red algae. Because of the predominance of red pigment ज़्यादा है, आर फाइकोइरेथ्रिन है इनकी बॉडी में मेजॉरिटी। ये रेड एल्गी मराइन वाटर में ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते हैं जहाँ पे गर्म पानी मिलता है, ठीक है। ये वेल लाइटेड रीजन्स में होते हैं, क्लोज टू सरफेस और ग्रेट डेप्थ पे भी पाए जाते हैं, विच आर रिलेटिवली लाइट पेनेट्रेट्स, विच रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनेट्रेट्स, जहाँ पे बहुत कम लाइट पेनेट्रेट्स कर सकती है। अब उसके बाद द रेड थैलाई ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, यानी जो मेजॉरिटी रेड एल्गी होती है उनका जो थैलस होता है वो मल्टी सेलुलर हो सकता है, मतलब मेजॉरिटी में मल्टी सेलुलर होता है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें फूड स्टोर होता है एज फ्लोरिडीन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोबैक्टीन एंड ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन और अमाइलोबैक्टीन की तरह सिमिलर दिखता है स्ट्रक्चर में। The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation, asexually by non-motile spores and sexually by motile spores. कैसा रिप्रोडक्शन है? वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन, सब में फ्रेगमेंटेशन देखा अपन ने, सेक्शुअली में नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं और एसेक्शुअली में नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। दोनों में कैसे स्पोर्स हैं? एसेक्शुअली में नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं और सेक्शुअली में नॉन मोटाइल गैमीट्स हैं, ठीक है। अब ये चीज़ याद करना, क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे, रोडोफाइसे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, नाम से याद करना सीखो, ऐसे रटना मत। क्लोरोफाइसे समझो, क्लोरोफाइसे क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफाइसे ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसे रेड कलर, रेड पिगमेंट, रेड एल्गी, क्लोरोफिल नहीं, यहाँ पे क्लोरोफिल ए बी नहीं है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए और डी है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए बी है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए सी और फ्यूकोजेंथिन है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए डी और फाइकोइरेथ्रिन है। यहाँ पे स्टार्च स्टोर्ड फूड होगा, यहाँ पे मैनिटोल और लैमिनेरिया होगा, यहाँ पे फ्लोरिडीन स्टार्च होगा। इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की है, इसकी सेल्यूलोज और एल्गिन की है, इसकी सेल्यूलोज पैक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की है। फ्लैजेला कैसे होंगे? 2 से 8 इक्वल एपिकल, 2 अनइक्वल लेटरल, इसमें एब्सेंट है फ्लैजेला, बताया था नॉन मोटाइल है। हैबिटेट फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। इसके बाद फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, मराइन वाटर, लाना डिकाना वाटर, मिनरल वाटर, ब्लैक वाटर, आजकल जो भी पी रहे चल रहे ट्रेंड में फालतू का। Sexual reproduction is oogamous and accompanied by complex post-fertilization development. The common members are Polysiphonia, Porphyra, Gracilaria, Gelidium. इसके एग्जाम्पल Polysiphonia, Porphyra, Gracilaria and Gelidium. ये सब नाम आपको एग्जाम्पल्स के साथ याद होने चाहिए, किसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। अब ये हो गया, हमने पढ़ लिया एल्गी। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे
Bryophytes. Bryophytes include various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills. Mosses, liverworts जो कि moist shaded areas में और hills में present होते हैं. अब इनके स्ट्रक्चर अपन बाद में देखते हैं. N3DO4 Archegoniophore, Gamma cup rhizoid, Gamma cup rhizoid, rhizoid main axis gametophyte, sporophyte, leaves, seta, capsule, archegonial branch, branches, N3DL branch. ये सारी चीज़ों के स्ट्रक्चर के बारे में इनका क्या क्या यूज़ है वो हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं. लिवरवर्ट मार्चेंटिया, फीमेल थैलस, मेल थैलस, मॉसेस में फनेरिया, गेमेटोफाइट, सेप्रोफाइट और स्फैग्नम में गेमेटोफाइट. ये सारी चीज़ें डायग्राम आपको याद होने चाहिए, बना के प्रैक्टिस कर लेना. ब्रायोफाइट, इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं क्योंकि ये प्लांट जो सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं और पानी पे भी डिपेंडेंट रहते हैं. जैसे एम्फीबियंस होते हैं कि एम्फीबियंस सॉइल पे भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं उनकी सेक्शुअल साइकिल के लिए. अब वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही है. प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. दे यूजुअली अकर्स इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज. कहाँ पे? डैम्प, ह्यूमिड एंड shaded localities. They play an important role in plant succession on bare rock soils. The plant body of bryophytes more differentiated than that of algae. इनकी बॉडी ज़्यादा डेवलप्ड है algae के कंपैरिजन में, ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है algae के कंपैरिजन में. It is thallus-like, prostrate or erect, attached to substratum by unicellular or multicellular rhizoid. They lack true roots, stem और leaves. अब इन्हें क्या कहा कि ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट खड़ा रहता है. ये सबस्ट्रेटम से अटैच होता है यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजॉइड के थ्रू. इनमें ट्रू रूट्स नहीं होती, ट्रू स्टेम नहीं होती और लीव्स नहीं होती. ठीक है. दे में पॉजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. यानी एग्जैक्टली वो नहीं होते, उनके जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड. मेन प्लांट बॉडी कैसी है ब्रायोफाइट्स की? हैप्लॉइड. ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए. इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, हैंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट. गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, इट मीन्स क्या हुए? गैमेटोफाइट. The sex organs in the bryophytes are multicellular. Sex organ कैसे हुए? Multicellular. Male sex organ is called antheridium. उसके बाद they produce biflagellated antherozoids. The female sex organ called archegonium is flask shaped, produce single egg. ठीक है. देखो क्या कहा है इन्होंने कि जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की वो हैप्लॉइड होती है. ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं इसलिए गैमेटोफाइट होते हैं. इनके सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं. मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं एंथ्रीडियम. ये बाइफ्लैजिलेट एंथ्रेजॉइड यानी 2 फ्लैजिला वाला एंथ्रेजॉइड प्रोड्यूस करते हैं. और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं आर्कीगोनियम. ये फ्लास्क शेप का होता है और ये एक सिंगल एग प्रोड्यूस करता है. Anthrazoids released into water where they come in contact with the archegonium. An anthrazoid fuses with the egg to produce zygote. Anthrazoid fuses to egg to produce zygote. Zygote do not undergo reduction division. यहाँ पे क्या है? zygote reduction division में नहीं जा रहा है तुरंत. ये पहले मल्टीसेलुलर बॉडी बनाएंगे जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं. स्पोरोफाइट ये फ्री लिविंग नहीं होता लेकिन अटैच होता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से जो कि नरिशमेंट लेता है उससे. सम सेल्स ऑफ द सेप्रोफाइट्स अंडरगो रिडक्शन डिवीजन. कुछ सेल्स सेप्रोफाइट की रिडक्शन डिवीजन में जाती हैं और हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करती हैं. स्पोर जर्मिनेट करते हैं और गैमेटोफाइट बनाते हैं. प्रोसेस समझ में आई? नहीं आई? मैं दोबारा समझाती हूँ. यहाँ पे क्या है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की वो कैसी होती है? देखो,
यहाँ पे क्या बताया, मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड, इनमें गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इन्हें कहा गैमेटोफाइट। इनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन रहता है उसे कहते हैं एंथीरियम, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन रहता है उसे कहते हैं एंथ्रेजॉइड। अब ये एंथ्रीडियम और ये एंथ्रीडियम जो गैमीट्स प्रोड्यूस करता है उन्हें कहते हैं एंथ्रेजॉइड, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन रहता है उसे कहते हैं आर्किगोनियम। ठीक है, आर्किगोनियम क्या करती है, एग प्रोड्यूस करता है सिंगल। अब उसके बाद जो एंथ्रेजॉइड रहते हैं ये बाइफ्लैजेलेटेड गैमीट्स रहते हैं, यानी 2 फ्लैजेला वाले गैमीट रहते हैं। अब ये क्या करते हैं कि जो फीमेल गैमीट है वो तो फिक्स रहता है एक जगह पे, लेकिन जो मेल गैमीट्स हैं वो मोटाइल होते हैं, वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं वाटर बॉडीज़ में और जाते हैं, फ्यूज़ होते हैं फीमेल गैमीट से आर्किगोनियम में, जाइगोट फॉर्म करती हैं। जाइगोट फॉर्म करने के बाद ये क्या करते हैं, रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाते तुरंत, ये क्या करते हैं, एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनाते हैं पहले, फिर मल्टीसेलुलर बॉडी बनाने के बाद ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच रहते हैं ताकि इनको न्यूट्रिशन मिलता रहे, ये ग्रो कर सकें आगे। अब ये सब न्यूट्रिशन मिलने के बाद ये सेप्रोफाइट रिडक्शन डिवीजन में जाते हैं ताकि हैप्लॉइड बॉडी बना सकें, हैप्लॉइड स्पोर्स बना सकें, और ये स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं तो ये गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, Bryophytes in general are the little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds, and other animals. Species of sphagnum and moss provide peat that have long been used as fuel and packing material for transshipment living material because of their capacity to hold water. Mosses, along with the lichens, are the first organism to colonize rock and hence of the great ecological importance. Decomposed rock making the substrate suitable for the growth of the higher plants. Since the mosses form dense mats on the soils, they reduce the impact of falling and they prevent soil erosion. The bryophytes are divided into liverworts and mosses. ठीक है, मतलब इनने क्या बताया, इनने ये बताया कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी एक ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, मॉसेस प्रोवाइड करती हैं फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स। जो हर्बेशियस मैमल्स होते हैं उनके लिए फूड कौन प्रोवाइड करता है, मॉसेस। कौन प्रोवाइड करता है, मॉसेस। अब उसके बाद कुछ एनिमल्स जैसे स्फैगनम, मॉस, ये पीट प्रोवाइड करते हैं जो कि हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, जो कि फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है काफ़ी लंबे टाइम से, करा जा रहा है। अब उसके बाद ये पैकिंग मटेरियल की तरह ट्रांसशिपमेंट में यूज़ किए जाते हैं। इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। ये लाइकेंस के साथ फर्स्ट एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं और कॉलोनाइज करते हैं रॉक को, और ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है इनकी। ये रॉक को डिकम्पोज करते हैं और सबस्ट्रेट को सूटेबल बनाते हैं ग्रोथ के लिए हायर प्लांट्स की। उसके बाद ये डेंस मैट फॉर्म करते हैं सॉइल पे और रिड्यूस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी सॉइल इरोजन को भी बचाते हैं, प्लांट को गिरने से भी बचाते हैं। ब्रायोफाइट्स डिवाइडेड होते हैं लिवरवॉर्ट और मॉसेस की कैटेगरी में। अब लिवरवॉर्ट्स कैसे होते हैं, लिवरवॉर्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द लिवरवॉर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट such as banks of streams, marshy grounds, damp soils, bark of trees, deep in the woods. The plant body of liverwort is thalloid. इसका example Marchantia. The thallus is dorsiventral, closely pressed to the substrate. The leafy member have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structures. Asexual reproduction लिवरवॉर्ट में होती है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, जिसमें थैलाई होता है और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमे कप बनाते हैं, जो भी एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। अब गैमे ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड होते हैं, जो कि स्मॉल रिसेप्टिकल्स गैमा कप में लोकेटेड होते हैं, डेवलप होते हैं, जो कि गैमा कप जो कि थैलाई में प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड होते हैं। The gamma become detached from parent body, germinate to form new individual. जब गैमा कप के अंदर गैमास
कम्प्लीटली फॉर्म हो जाते हैं, वे डिटैच होते हैं मेन बॉडी से और ये फर्दर डेवलप होते हैं और न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं. ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स organs are produced either on the same or on the different thalli. The sporophyte is the different into a food, सीटा एंड कैप्सूल. यानी जो स्पोरोफाइट है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है फूड, सीटा और कैप्सूल में. यानी हाथ, पैर, सर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं बॉडी की, जिसे हम कहते हैं फूड, सीटा और कैप्सूल. मियोसिस होती है, स्पोर्स बनते हैं और कैप्सूल के अंदर ही बनते हैं ये स्पोर्स और जर्मिनेट करने के बाद ये फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं. ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप. अब देखते हैं मॉसेस. मॉसेस क्या है? अब ये प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल की मॉस की गैमेटोफाइट. जो मॉसेस होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसकी जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है वो होती है गैमेटोफाइट, जो 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है. पहली स्टेज जिसे प्रोटोनेमा स्टेज कहते हैं, जो कि डायरेक्टली डेवलप होता है एक स्पोर में, और एक क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है. सेकेंड स्टेज को हम कहते हैं लीफी स्टेज, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनेमा से एज अ लेटरल बड डेवलप होती है. इनमें अपराइट स्लेंडर एक्सेस स्पाइरली बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स, यानी इनमें स्पाइरली अरेंज लीव्स प्रेजेंट होती हैं स्लेंडर एक्सेस पे, और ये अपराइट होता है. ये अटैच होता है सॉइल से थ्रू मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स. मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये सॉइल से अटैच होते हैं. द स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स. अब इस स्टेज में जो सेकेंडरी लीफी स्टेज है, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग. यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या हुई? फ्रेगमेंटेशन तो हो ही रही थी, फिर यहाँ पे बडिंग भी हो रही है. इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा. कहाँ पे? सेकेंडरी प्रोटोनेमा में. इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया प्रोड्यूस करते हैं एट द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट. After fertilization, the zygote develops into a sporophyte consisting of food, seta and capsule. The sporophyte in mosses is more elaborate than that in liverworts. यानी जो mosses में जो sporophyte है वो ज़्यादा अच्छा elaborated है liverworts के comparison में. Capsule contains spores. Capsule में क्या होते हैं? spores, जो कि मियोसिस के बाद बनते हैं. द मॉसेस हैव एन एलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जन. यानी मॉसेस में एक बहुत एलेबोरेट मैकेनिज्म है जिससे वो अपने स्पोर्स को डिस्पर्स कर सकें. कॉमन एग्जांपल है फुनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्फैगनम. अब उसके बाद टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स. टेरिडोफाइट्स यूज्ड एज मेडिसिनल पर्पस, soil binders, frequently grows as ornamentals. Evolutionary relationship are that the first terrestrial plant थे ये. possess vascular tissue है इनमें, xylem phloem है इनमें. We shall study more about the tissues in chapter 6. The pteridophytes are found in cool, damp, shady places. Some may flourish well in sandy soil conditions. You may recall that in bryophytes, the dominant phase in the life cycle is gametophyte in plant body. However, pteridophyte in the main plant body is a sporophyte. Pteridophyte in main plant body कैसी है? Sporophyte. वहाँ पे कैसी थी? Gametophyte. अब उसके बाद which is differentiated into true root, stem and leaves. यहाँ पे से true roots, true stem, true leaf आनी शुरू हो गई. Organ possess well differentiated vascular tissue. Well differentiated vascular tissue आ गए. अब the leaves in the pteridophyte are small, as in Selaginella, and large macrophyllous in ferns. यानी ये छोटी लीव्स भी हो सकती है इनमें और बहुत बड़ी लीव्स भी हो सकती हैं. स्मॉल लीव्स सेलेजिनेला इसका एग्जाम्पल है, बड़ी लीव्स का एग्जाम्पल फर्न्स हैं. द स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया. स्पोरोफाइट्स में क्या होता है? स्पोरेंजिया. और ये लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं. सब
that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. स्पोरेंजिया कैसे अटैच होते हैं? स्पोरोफिल्स के थ्रू. लीफ लाइक अपेंडेज होता है ये, उसके थ्रू ये अटैच होते हैं. उसके बाद इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स. क्या करते हैं? कुछ केसेस में स्पोरोफिल्स डिस्टिंक्ट होते हैं एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में, जिसे हम स्ट्रोबिलाई और कोन्स कहते हैं. ये स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को मियोसिस के द्वारा, फिर स्पोर मदर सेल बनती है. हाँ, तो हम कहाँ थे कि लीफ लाइक अपेंडेजेस बनते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं जिन्हें हम, ठीक है. स्ट्रोबिलाई और कोन्स ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं. स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स एंड स्पोर्स मदर सेल्स. मतलब देखो, अब यहाँ पे क्या इन्हें बताया है कि जो हमारे स्पोरोफाइट होते हैं, जो भी हमारे स्पोरोफाइट होते हैं, इन स्पोरोफाइट में क्या होते हैं? स्पोरेंजिया के पास लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, जिनसे लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पोरोफिल्स. ओके. इन सम केसेस स्पोरोफिल्स ये डिस्टिंक्ट और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दिखते हैं, मतलब वो डिफरेंट मॉडिफाई हो जाते हैं, जिन्हें हम स्ट्रोबिलाई और कोन्स कहते हैं. ओके. अब इनके एग्जाम्पल हैं सेलेजिनेला एंड इक्विसेटम. अब उसके बाद जो स्पोरेंजिया है ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को, और ये प्रोसेस होता है मियोसिस से स्पोर मदर सेल्स के अंदर. ओके. The spores germinate to give rise to inconspicuous, small but multicellular. ठीक है. स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और inconspicuous, small but multicellular, free living, mostly photosynthetic thalloid gametophyte called प्रोथैलस. अभी क्या बता रहे हैं? देखो स्पोर जर्मिनेट हुए और उन्होंने ऐसे जर्मिनेशन के बाद ऐसे प्रोसेस को, ऐसे एक स्ट्रक्चर को पैदा किया जो कि इनकॉन्स्पिशियस है, स्मॉल है, मल्टी सेल्यूलर है, फ्री लिविंग है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट है. इनको हम कहते हैं प्रोथैलस. ठीक है. अब उसके बाद दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर्स कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो. Because of this specific restricted requirement and the need for the water for fertilization, the spread of the living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical regions. उसकी जो डिमांड है वो लिमिटेड रीजन को सिर्फ लिमिटेड रीजन में मिलती है, इसीलिए ये ज़्यादा दूसरे जो प्लांट हैं उनकी तरह फैला हुआ नहीं होते हैं. अब restricted requirement, water for fertilization, spread of living pteridophyte limited in narrow geographical area. Gametophyte bear male and female. Gametophyte में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है जिन्हें एंथ्रीडिया आर्किगोनिया कहा गया है, और इनमें वाटर की ज़रूरत होती है ताकि एंथ्रेजॉइड ट्रांसफ़र हो सके एंथ्रीडिया से टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम, जहाँ पे जाकर के आर्किगोनियम के अंदर जो हमारा मेल गैमेट है वो फर्टिलाइजेशन का फर्दर प्रोसेस कर सके. ओके. फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. अब वन मेल गैमेट एंड वन फीमेल गैमेट फ्यूज होकर के बनाते हैं हमारा जाइगोट. जाइगोट बन गया. जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट. क्या बना? जाइगोट डिवाइड हुआ, मल्टी सेलुलर बना, वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बना, which is dominant phase. ये कैसी phase है? Dominant phase. कैसी? Dominant. In majority of the pteridophytes, all the spores are similar kinds in such plants called homosporous. Homo means similar, same. तो majority pteridophytes में क्या होता है कि spores same होते हैं, तो उन्हें हम homosporous कहते हैं. Like Selaginella, Salvinia,
है ना। इनमें which produces two kinds of spores, macro the large one and micro the small one are known as heterosporous. अब सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, इन ये किसके एग्जाम्पल है, हेट्रोस्पोरस के। अब इनमें क्या होता है कि एक लार्ज स्पोर बनता है, एक स्मॉल स्पोर बनता है, ठीक है। इन्हें हेट्रोस्पोरस कहते हैं, यानी डिफरेंट शेप के स्पोर्स बनाने वाले। द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स germinate to give rise to फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। जनरली यही देखा जाता है कि जो बड़ा गैमीट होता है वो फीमेल का होता है, बड़ा और नॉन मोटाइल अगर है तो वो फीमेल का होता है, और छोटा और मोटाइल है तो वो मेल का होता है। ओके, आप इतना याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो मैक्रो है वो फॉर फीमेल्स है एंड जो माइक्रो है वो फॉर मेल्स है respectively. The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte. Female gametophyte parent sporophyte पे ही रहेगी। उसके बाद the development of the zygote into the young embryos takes place within the female gametophyte. जैसे एक एम्ब्रियो में एक बेबी का एक एम्ब्रियो में एक बेबी बढ़ता है, न्यूट्रिशन लेता है और डेवलप होता है, वैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो प्लांट है, जो हमारा प्रोजेनी है, वो आगे बढ़ती है, ओके, डेवलप होती है। अब उसके बाद द डेवलपमेंट ये हो गया, यंग एम्ब्रियो में फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनता है। दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू सीड हैबिट कंसिडर एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। ये इवेंट प्रिकर्सर सीड हैबिट का है, सीड हैबिट का प्रिकर्सर इवेंट है ये, और ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन में। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। कौन कौन सी 4 क्लासेस? सिलोप्सिडा, सिलोटम इसका एग्जाम्पल है, लाइकोप्सिडा, सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम इसका एग्जाम्पल है, स्फिनोप्सिडा, इक्विसेटम एंड टेरोप्सिडा इसका एग्जाम्पल है, और ड्रायोप्टेरिस में टेरिस और एडिएंटम, ये अलग अलग सब एग्जाम्पल्स हैं, उनकी क्लासेस हैं 4। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स मीन्स नेकेड स्पर्म्स, नेकेड सीड्स, ओके। अब आर प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट enclosed by any ovary wall remain exposed both before and after fertilization। यानी कि जो हमारे फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट के पास कोई कवरिंग नहीं है, जैसी जनरली ओवरीज होती है, ओवरी वॉल होती है, वैसी उनके पास कोई कवरिंग नहीं है, वो एक्सपोज है टू मेल गैमेट एंड टू द आउटर एनवायरनमेंट। द सीड्स डेवलप्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, यानी जो सीड्स भी डेवलप हो रहे हैं आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन वो भी कवर्ड नहीं है, ओके। अब जिम्नोस्पर्म्स क्या इंक्लूड करते हैं? मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। One of the gymnosperm, the giant redwood tree, is sequoia. Giant redwood tree, sequoia, इसका एग्जाम्पल याद रखना। टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज में से एक है ये। द रूट आर जनरली टैप रूट, इसकी रूट टैप रूट होती हैं। कुछ में फंगल एसोसिएशन होता है जैसे माइकोराइजा, और उसके बाद अदर जैसे साइकस, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरलोइड रूट्स। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं साइनोबैक्टीरिया में, जैसे नॉस्टॉक एनाबेना हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। उसके बाद द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड साइकस और ब्रांच्ड पेनिस सिड्रस। स्टेम्स कैसी होती हैं? 2 तरीके की, एक ब्रांच्ड, एक अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड के एग्जाम्पल हैं पाइनस सिड्रस, अनब्रांच्ड के एग्जाम्पल हैं साइकस, ओके। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। लीव्स कैसी हो सकती हैं? सिंपल या फिर कंपाउंड। अब साइकस, द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। साइकस में जो पिन्नेट लीव्स होती हैं वो कुछ सालों तक के परसिस्ट करती हैं। उसके अलावा द लीव्स इन द जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? वो एक्सट्रीम सिचुएशन को अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, विंड हो गई, चाहे वो एक्सट्रीम क्यों ना हो। इन कॉनिफर्स नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। कॉनिफर्स जो हैं उनमें जो लीव्स होती हैं वो लीव्स नीडल लाइक बन जाती हैं और थिक क्यूटिकल होता है, सनकनस्टोमा होता है। ये वाटर लॉस को रिड्यूस करती हैं और
जो लीफ नीडल लाइक बन जाती है, उसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, तो वाटर लॉस ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा, तो वो ड्राई टेम्परेचर पे, ह्यूमिड टेम्परेचर पे इजीली सर्वाइव कर सकती हैं, जैसे कैक्टस हो जाता है ना। अब देखो, द जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस मीन्स स्पोर्स इसमें डिफरेंट साइज के देखने को मिलेंगे। अब दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। कैसे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, यानी हैप्लॉइड मेल गैमेट एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट। स्पोर्स गैमेट नहीं, स्पोर्स। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया। कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया। स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे स्पोरेंजिया में, ओके, याद रखना। अब उसके बाद दैट आर बॉर्न इन स्पोरोफिल्स, जो स्पोरोफिल्स में बड़े होते हैं, मतलब स्पोरोफिल्स में कन्वर्ट होते हैं, स्पोरोफिल्स में डेवलप होते हैं। ये स्पाइरली अरेंज होते हैं एक लॉन्ग एक्सिस में, फॉर्म लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स, जो कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब वो हम स्ट्रक्चर आगे देखेंगे। द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई। यानी जो स्ट्रोबिलाई है उसमें माइक्रोफिलस होता है और माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करता है, यानी मेल गैमेट बियर करता है, तो इसलिए हम उसे कहेंगे मेल स्ट्रोबिलाई। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, जो कि हाईली कन्फाइंड और लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स में डेवलप होती है। उसके बाद दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। ये रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को हम कह देते हैं पोलन ग्रेन। क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को हम कहते हैं पोलन ग्रेन। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। कहाँ पे? अब माइक्रोस्पोरेंजिया में ही तो डेवलप होगा, क्योंकि वो माइक्रोस्पोर है। टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। वर्ड्स याद रखो, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। अब कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स, स्ट्रोबिलाई माइक्रोस्पोरोफिल्स, ठीक है। अब देखो, जो एक सड़ा सा एग्जांपल दे रही हूँ, आई नो कुछ ऑफेंसिव हो जाओगी लड़कियों, ऑफेंसिव नहीं होना है, जस्ट एक एग्जांपल है कि गाय के सींग होते हैं। आई नो तुम फॉर और एग्जांपल दोगे ऐसे ऐसे ऐसे, बट गाय फीमेल होती है, तो कौन होते हैं उनके सर पे, सो ऐसे करके याद कर लेना, रिजेम्बलेंस, जस्ट जोक, बट हाँ ठीक है। विद ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया, जो मेगास्पोरोफिल्स हैं वहाँ पे मेगास्पोरेंजिया होगा और हम उन्हें ओव्यूल्स के साथ होगा। अब उसके बाद इन्हें हम फीमेल स्ट्रोबिलाई भी कहेंगे, ओके। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री पे। पाइनस का एग्जाम्पल है। साइकस में मेल कोन मेगास्पोरोफिल बॉर्न इन डिफरेंट प्लांट्स। साइकस में बाइसेक्सुअल प्लांट नहीं होता है, साइकस में होमोसेक्सुअल प्लांट होता है, और जो हमारा पाइनस है इसमें बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, यानी दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। देखो अब क्या है, इनने क्या कहा, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल दोनों सेम पे हुए, साइकस दोनों अलग अलग पे हुए, सॉरी दोनों सेम पे हुए, पाइनस दोनों अलग अलग पे हुए, साइकस। अब द मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस, यानी जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल कौन है? मेगास्पोर मीन्स एग सेल, मेगास्पोर मदर सेल यानी मेगास्पोर को फर्दर डेवलप करने वाली, फर्दर प्रोसेस करने वाली, फर्दर उसमें कन्वर्ट होने वाली सेल, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होती है टू फॉर्म वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस, यानी न्यूसेलस के एक सेल में वो कन्वर्ट होती है। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड एन ओव्यूल, ठीक है।
तो न्यूसेलस कैसा होता है, वो प्रोटेक्टेड रहता है एक कवरिंग से जिसे हम ओव्यूल कहते हैं। ये एक एनवलप से कवर्ड रहता है। ओव्यूल आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल, से मेगास्पोरोफिल पे बॉर्न होते हैं। ये क्लस्टर टाइप के हो सकते हैं टू फॉर्म द फीमेल कोन। फीमेल कोन बनाने के लिए क्लस्टर्ड फॉर्म में इकट्ठे होते हैं, मतलब क्लस्टर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड मियोटिकली। कैसे डिवाइड होते हैं, मियोसिस। मियोसिस इज रिडक्शन डिविजन। याद रखना, जब भी गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस आता है, माइटोसिस भी आता है बट मियोसिस भी आता है। मियोसिस में होता है रिडक्शन डिविजन, याद रखना, ठीक है। टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। अब एक बार रिडक्शन डिविजन होगा तो कितने स्पोर्स बनेंगे या कितने मेगास्पोर्स या माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, 4, याद रखना। अब वन ऑफ द मेगास्पोर इंक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम, उनमें से एक मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहेगा और डेवलप होगा मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में, जो कि बियर करेगी 2 या 2 से ज़्यादा आर्केगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ओके, अब द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट ऑल्सो रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम, और जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है वो भी कहाँ रहेगी, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm, the male and female gametophytes do not have an independent free living existence. यानी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स की तरह जिम्नोस्पर्म्स में एक इंडिविजुअलिटी नहीं, मतलब इंडिविजुअलिटी इन द सेंस इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं है, ठीक है। डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. They remain within the sporangia, retained on the sporophytes. The pollen grain released from microsporangium, carried by air currents, contact, opening of the ovules borne on megasporophylls. Pollen tube carrying the gametes goes towards archegonia. In the ovule, discharge their content near the mouth of the archegonia. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, जाइगोट डेवलप होता है, एक एम्ब्रियो बनता है और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। सीड कवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या बताया, क्या क्या बोला इनने, क्या क्या बोला। देखो 2 गैमीट्स हैं, मेल गैमीट फीमेल गैमीट। एक प्लांट है, उस प्लांट पे ये देखो वो प्लांट जो मेल गैमीट है, क्योंकि फीमेल गैमीट तो नॉन मोटाइल होता है मेल गैमीट को ही फीमेल गैमीट के पास आना पड़ेगा, तो वो डिफरेंट मेथड से आ सकता है, एयर करंट से, कांटेक्ट से, या कैसे भी वाटर करंट से कैसे भी आ सकता है। तो अब क्या होता है कि वहाँ पे जब वो मेल गैमीट फीमेल गैमीट की बॉडी के पास चला जाता है तो पॉलन ट्यूब डेवलप होती है उसके, जब आर्किगोनिया के माउथ के पास जाता है पॉलन ट्यूब डेवलप होती है, वहाँ से वो पॉलन ग्रेन नीचे जाता है और ओव्यूल में कन्वर्ट होता है, फिर वो डेवलप होता है और वो सीड में कन्वर्ट होता है। लेकिन वो सीड कैसा नहीं होता, कवर्ड नहीं होता, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अब उसके बाद एंजियोस्पर्म अनलाइक जिम्नोस्पर्म, ovules are naked. In angiosperm or flowering plants, the pollen grains and ovules are developed in a specialized structures called flowers. किस में डेवलप होते हैं, फ्लावर्स में। जैसे क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में जो सीड रहता है वो नेकेड रहता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में नेकेड नहीं रहता। एंजियोस्पर्म में जो सीड रहता है वो कवर्ड रहता है ओव्यूल के अंदर, ओके, मतलब ओवरी के अंदर, और वो स्पेशली फ्लावर बियर करते हैं। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, ये फ्रूट्स में इनक्लोज होते हैं, फ्लावर बनता है, फ्लावर से फिर फ्रूट बनता है, ओके। अब एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन द वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, ये बहुत स्पेशलाइज्ड प्लांट है और ये वाइड हैबिटेट में, वाइड रेंज में ग्रो करते हैं। वेरी इन साइज, स्मॉलेस्ट वॉल्फिया, tall trees eucalyptus over 100 meters, provide with food, fodder, fuel, medicine and several other commercially important products. हमें फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन और डिफरेंट तरीके के कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देते हैं। ये डिवाइडेड होते हैं, ये डिवाइडेड होते हैं डाइकोटिलिडन्स में और मोनोकोटिलिडन्स। अब हमने ये देख लिया कि मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन यहाँ पे 2 क्लासेस में ये डिवाइडेड हैं कॉमनली, और इनके यहाँ पे कुछ इमेजेस भी दे रखी हैं।
तो आप इन इमेजेस को ज़रूर ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि कई बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली और हम इमेजेस नहीं देखते और उसके कारण हम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारे नंबर डायरेक्टली कट हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए अचीव करना बहुत ईजी होता है। तो आई नो थोड़ा सा लगता है, बट आप प्रॉपर एनसीईआरटी की रीडिंग कीजिए। रीडिंग करने के साथ इनकी समरी भी रीड कीजिए, ये प्रॉपर डायग्राम्स देखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको दिख रही है ना, यहाँ पे साइड में जितना ये जो स्पेस खाली बचा है ना एनसीईआरटी में, ये लिखने के लिए ही होता है। एक ब्लैक पेन लो, एक ब्लू पेन लो, प्रॉपर ब्लैक ब्लू से लिखो, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन्हें हाईलाइट करो, बार बार पढ़ो, कम से कम 10 से 20 बार पढ़ो। चीज़ें याद कैसे नहीं होंगी, बिल्कुल ईजिली होंगी, बहुत आराम से होंगी, और अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा रिजल्ट लेके आओ, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो अपने जो तुम्हारे बोर्ड्स के लिए है ना, और अच्छे से पढ़ाई करो, और विशिंग यू ऑल द बेस्ट। चैप्टर अच्छे से पढ़ना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों की हेल्प करना और कुछ भी इम्प्रूवमेंट लगे तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं कि यू नीड टू इम्प्रूव दिस, यू नीड टू इम्प्रूव दैट। ओके, फॉर श्योर आई विल ट्राई टू डू दैट, एंड बाय बाय।